सबसे पहले तो गोविंद जी नमस्कार। भोपाल में आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा गोविंद जी, साहित्य की विधा से आपका लंबे समय से नाता रहा है। विशेष रूप से कहानी के क्षेत्र में आपने एक विशेष स्थान बनाया है, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में भी। आज लेखन की जो विधा है उसमें कितनी तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं? जो लिखा जा रहा है खासतौर से, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हर लेखक अपने ढंग से लिखता है और वो लिखना भी उसे चाहिए, तभी तो एक भाषा के साहित्य में विविधता और समृद्धि आएगी। तो उस लिहाज से देखें तो पुराने वक्त से कथा साहित्य को ही लें तो प्रेमचंद से बहुत बहुत आगे आ गया है लेखन। हिंदी में कथा लेखन वो दोनों स्तरों पे आया है। एक तो हम मानव मन की, मानव जीवन की जितनी जटिलताएं आज का लेखक पकड़ ले सकता है, पहले नहीं था। इसी तरह शैली और भाषा, इनमें भी बदलाव और एक तरह से नए यथार्थ को पकड़ने के लिए कैसी भाषा, कैसी शैली चाहिए, उसमें भी निरंतर प्रयोग होते हैं आते। जहाँ मुझे लगता है कि एकदम नई पीढ़ी जो है जहाँ स्खलित होती दिखती है, वो है संवेदना के स्तर पर, कि हम इसको जरा सा जानकारी देना, किताब पढ़ के या किसी परिवेश में, आदिवासियों के परिवेश में पहुंच गए, आंकड़े इकट्ठे कर लिए, उसके आधार पर लिख देना, ये साहित्य नहीं होता है। साहित्य में से पाठक को जानकारी नहीं चाहिए। जानकारी तो उसके पास पहले से ही है, खूब है, हमसे ज्यादा है, कभी कभी लेखक से भी ज्यादा होती। किस संवेदना में, कितनी भावनात्मकता से साथ एक चीज को आप प्रस्तुत, ये संवेदना में थोड़ी सी मुझे कमी नजर आती। और कुछ बात ये भी है कि कुछ व्यावसायिकता का कुछ शुमार कुछ ज्यादा हो गया है और आदमी लेखन के स्थान पर कुछ ऐसा परोसना चाह रहा है जो मतलब कुछ उसकी जो सोच है वो कुछ चेंज हो गई है। यही मैं कह रहा था कि जो ये बाजारीकरण है, भौतिकता का अतिरिक्त दबाव है जो जीवन में हो रहा है, उसकी वजह से हमारा गहराई से उतरना कम हुआ है। पुराने लेखकों के बरक्स अब जो है ये बाहरी चमक दमक, जैसे शैलीगत चमत्कार आप पैदा कर देंगे कि नई नई चीज है, वैसे शीर्षक रख देंगे, लेकिन उससे वो साहित्य चमत्कृत करने वाली चीज नहीं है। असली चीज तो साहित्य में ये है कि किस गहराई से आपने चीज को जिया है, महसूस किया है और उसको फिर लिखा है, इस हद से कि पाठक भी उसी गहराई से, गहराई भी संवेदनात्मकता के स्तर पर, कि उससे दूसरे लेखन से साहित्य इसी मायने में तो फर्क है कि हमारे यहाँ जुमले सीधे साधे सपाट नहीं है। हमारे यहाँ जुमले भावना की चाशनी में डूबे हुए होकर फिर निकलते हैं और वो फिर पाठक को झंझनाते हैं, झंकृत करते हैं। तो क्या कुछ साहित्यकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे आज जो कुछ लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ लोगों को संवेदनशील बनना पड़े और लोगों की मानवीय संवेदनाओं को पहचानने का वो प्रयास करें, तो उसमें साहित्यकार क्या योगदान दे रहा है? इसमें साहित्यकारों की जिम्मेदारी शब्द ही गलत है। हर साहित्यकार स्वतंत्र है अपने ढंग से लिखने और अपने ढंग से प्रतिक्रिया देने का, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं की जा सकती है कि ऐसे लिखो, कोई नहीं समझा सकता। जो कोशिश करते हैं, जो साहित्यकार, बड़े साहित्यकार कुछ कोशिश करते हैं, जैसे राजेंद्र यादव सिखाते हैं सिर्फ नारियों पर लिखो, सिर्फ दलितों पर लिखो, जैसे कि बूढ़ा जिस तरह के अकेलेपन को जीता है, या रोगी, कैंसर का रोगी जैसे छटपटाता है, वो विषय ही नहीं हो सकते। ऐसे किसी को पूरी, ये बांधा नहीं जा सकता। ये तो लेखक के अंदर से उठी हुई चॉइस होगी कि वो जानकारी देने पर ज्यादा वो है, ज्यादा वो दे रहा है, तवज्जो दे रहा है, या मेरी तरह मैं जो इसका कायल हूं कि अगर आपने किसी का दुख देखा है तो उस दुख को पहले अपना ही दुख बनाइए
अपनी अपनी आत्मा को मरोड़ने दीजिए उस दुख से, और उसके बाद फिर लिखिए। मतलब सच्चाई को जो बयां करने का प्रयास है उसको पहले महसूस करना पड़ेगा और तब जाकर वो उसको हमें कागज पर उतारना पड़ेगा। अच्छा गोविंद जी, जैसे कि बात वही हो रही है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आपकी बात की जाए तो समाज के आपने किस तरीके के मुद्दों को विशेष रूप से अपनी कहानी में, अपने उपन्यासों में स्थान देने का प्रयास किया है, और जो आपके पात्र रहे हैं तो उनको आपने किस तरीके से चयनित किया है, क्या आपने प्रयास किया है? मैं शुरू से ही मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ना मैं किसी विचारधारा में कैद हुआ। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने अपने को खुला रखा। तो खुला रखने से मेरा जो परिवेश या जिसको मैं उठाता था वो अनंत रहा। तो मैंने गांव से, मेरे पात्रों में गांव से लगा के बड़े शहरों, महानगरों, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले व्यक्ति, हमने विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों पर भी कहानियां लिखी। तो एक तो ये रेंज हो गया। दूसरे मेरा रेंज ये रहा कि अगर लाल पीली जमीन में एकदम छोटे कस्बे के परिवेश उठाया है और वहाँ की हिंसा और कैसे एक आदमी दूसरे को जीने नहीं दे रहा वो है, तो महानगर में तुम्हारी रोशनी में कि एक वो महिला है जिसके पास सब कुछ है पर कुछ नहीं है, उसकी वेदना को भी व्यक्त किया है। फिर धीर समीरे उपन्यास जो वृंदावन के इर्द गिर्द है, जिसको लोग कह देंगे अरे उस पर लिखना माने धार्मिक हो जाना है, आध्यात्मिक हो जाना है। क्यों? वहाँ पे जो समस्याएं उठती हैं मनुष्य से संबंधित, और मनुष्य हर जगह है, तो मेरे उसमें जो फैलाव आ गया और मैं बड़ा उससे खुश हूँ। अगर मैं कोई ग्रुप या विचारधारा से प्रभावित अपने को कर लेता या होने देता, तो जैसे वो घोड़ा होता है तांगे का ना, जिसके आंखों के सामने एक तरह की पट्टी बंदी होती है, एकदम सामने देखना, वही मैंने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, दाएं भी देखा, बाएं भी देखा। तो ये खुला रखने का ये फायदा हुआ। मतलब जीवन के हर पहलू को आपने छूने का प्रयास किया है, और जो एक लंबी फहरिस्त है आपके उपन्यासों की, आपकी कहानियों की, लेकिन गोविंद जी यूं तो हर उपन्यास, हर कहानी आपके करीब रही है, फिर भी आप अगर सूची में ऊपर रखने की बात की जाए तो किस कृति को आप ऊपर रखना चाहते हैं अपनी? देखिए, इसका जवाब मैं 1 मिनट में दूंगा, मगर पहले श्रीलाल शुक्ल जी की बात याद आती थी कि उन्होंने एक बार मेरा सम्मान करते हुए, लखनऊ में कोई सम्मान था, तो श्रीलाल जी आए थे वो शॉल पहनाने, तो उन्होंने ये कहा था कि जितना बड़ा रेंज गोविंद का है पात्रों का, परिवेश का, उतना कम लेखकों में देखने को मिलता है। तो ये मेरे लिए और एक ऐसे साहित्यकार द्वारा जिसको मैं बहुत आदर से देखता हूँ, उनके द्वारा ये कहा जाना। अब जहाँ तक इसका सवाल है कि कौन सी कृति अच्छी लगती है, अब इसमें भी देखिए पाठकों की नज़र से जाएं तो कुछ पाठकों ने मेरी किताब फूल, इमारतें और बंदर, जो प्रशासन तंत्र के उच्च स्तर की कहानी है, जैसे जहाँ प्रधानमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े अफसर ऑपरेट करते हैं नॉर्थ ब्लॉक की, उसको बड़ा पसंद किया है, जिसको पर ज़्यादा चर्चा साहित्य जगत में नहीं हुई है ना। तो ये तो पाठकों की पसंद है। या कुछ लोगों को 5 आंगनों वाला घर, जिस पर व्यास सम्मान मिला था 1998 में, जिसमें 3 पीढ़ियों की कथा है और कैसे मूल्य धीरे धीरे गिरते चले गए, उसकी और पसंद किया। मेरे लिए तो बंधु जो मैं आज लिख रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण रचना वो है जो अभी पैदा ही नहीं हुई। चलिए, हम कामना करते हैं कि वो अभी सृजन बाकी है आपका। अच्छा, देश के वर्तमान हालात और अवाम की जिम्मेदारी, वतन के प्रति उसके फर्ज को लेकर गोविंद मिश्र जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश जो है आजकल कोई देश विश्व से अलग नहीं है। तो मैं और खासतौर से साहित्यकार देश के सीमाओं के संकीर्ण स्तर पर बहुत नहीं देखते हैं, वो मनुष्य की स्थिति देखते हैं और पृथ्वी पर मनुष्य की स्थिति देखते हैं। तो एक तो मेरी चिंता का विषय यह है कि पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन पर संकट आ गया है, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। पानी, प्रकृति का नष्ट होना और कितनी प्रजातियों का नष्ट होना, पशुओं की, तो इन सब को बचाइए अगर मनुष्य को बचाए रखना है।
दूसरे, भारत के स्तर पर मैं ना भी मानूं कि आज वो एक देश के संदर्भ में ही नहीं सोचा जा सकता, लेकिन भारत से मैं यूं जुड़ा हुआ हूं कि भारत की जो परंपरा रही है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो मेरे खून में है और उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, नदी में हम लोग बचपन में जब घुसते थे तो प्रणाम करते थे। इससे अपने आप ये भावना आ जाती थी कि नदी को प्रदूषित नहीं करना है। यहाँ तक कि नहाते वक्त पेशाब रोके रहते थे। पेड़ पर चढ़ना है तो प्रणाम करते थे। तो भावना ये रहती थी कि देखो ये हमें कितना देता है, तो हमें इसे बचा के रखना है। आज का ये जो आदमी है, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से ये बहुत सीख सकता है। हमने हर जीव में ईश्वर के दर्शन मानते हैं भारत के लोग। सिया राम मैं सब जग जानी। पशुओं में भी देवता है। हमारे देवताओं के साथ हर पशु है। दुर्गा के साथ शेर बैठा हुआ है, नंदी बैठा हुआ है। तो ये जो मानना है भारतीयता की वजह से, इसको बनाए रखिए। ये ऐसा दर्शन है जो हजारों सालों की ऋषियों की तपस्या से आया है और ये मनुष्य का पृथ्वी पर बने रहने के लिए एक खास दर्शन है कि इस दर्शन के हिसाब से चलोगे तो पृथ्वी पर मानव जीवन बना रहेगा। साहित्यकार तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं गोविंद जी, लेकिन आम पाठकों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो सृजन इतनी मेहनत से वो साहित्यकार कर रहा है, उसको कितनी तवज्जो मिलने की आवश्यकता है और पाठक वर्तमान में इस हेतु क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप लोग, आपसे मतलब मेरा पाठक से ही है कि अगर आप लोग पढ़ने लगें तो सबसे बड़ा काम एक ये करेंगे कि अपने जीवन को संवारेंगे। आपको जीने की कला सिखाता है साहित्य। और साहित्य इसलिए मैं कहता हूं कि ये धर्म की तरह आपको एक तरफ बांधने की कोशिश नहीं करता कि आप इसमें ही विश्वास करिए और किसी चीज में नहीं है। हम ही जो कहते हैं वो सत्य है, जैसे हर धर्म का आग्रह रहता है। हमारे यहाँ साहित्य में आपको जीवन प्रस्तुत कर दिया संवेदनात्मक ढंग से और आपके कल्पनाशीलता को उभारता है, आपको सोचने के लिए विवश करता है और आपको एक तरह से संस्कारित करता है। आपको अपने सहयात्री जो इस वक्त हैं, आपके साथ जी रहे हैं पृथ्वी पर, इनके दुखों में आपकी सहभागिता कराता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं अगर आप पढ़ें। और मुझे शिकायत यह है कि आज की पीढ़ी वाले अपने जीवन के व्यावहारिक पक्ष में, भौतिक पक्ष में इतने रहते हैं कि उन्हें पढ़ने की पड़े। हमारे प्रोफेसर एक कहा करते थे कि जीवन में हमेशा एक किताब आपके सिरहाने रहना चाहिए। और किताब अच्छी चुनी हुई। तो मेरा पाठकों से पहले तो कहना ये है कि आपको सही सोच बनाए रखने के लिए एक न एक किताब, मेरा नहीं, मेरे टीचर का कहना था, वो आप रखिए और पढ़ने की आदत डाल। आजकल ये शिकायत की बहुत महंगी हो गई है किताबें। बहुत बढ़िया साड़ी तो आप खरीद देते हैं अपनी वाइफ को, क्यों नहीं हर जगह गिफ्ट में एक किताब देते हैं अच्छी। अच्छा, फिर वहाँ पॉकेट बुक भी किताबें आने लगी हैं। तो हमेशा ये दोष देना कि साहब इतनी महंगी हो गई हैं किताबें कि हम खरीद नहीं सकते। पॉकेट बुक में सस्ती हैं, वो ढूंढ के पढ़िए। संवाद प्रकाशन बहुत अच्छी किताबें निकाल रहा है। अच्छा साहित्य, हमारी किताबें 6, 7, 8 कम से कम पॉकेट बुक में हैं, 25 रुपए, 30 रुपए। तो आप इतना भी नहीं खर्च कर सकते। एक अच्छी सिगरेट का पैकेट 40 रुपए, 45 रुपए का आता है, वो तो आप दिन में रोज पी जाते। हम कहते हैं कि आप महीने में एक बार 40-45 रुपए की एक किताब खरीद ली, एक छोटी सी लाइब्रेरी। पुराने ज़माने में होता था, जैसे ये आप देख रहे हैं वहाँ छोटी अलमारी, ये ऐसी अलमारी हर घर में होती थी और उसमें किताब रखना उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता था जितना आज टीवी रख। और टीवी में क्या होता है, वो कूड़ा घर आपके दिमाग को समझता है और दुनिया भर के विज्ञापन उसमें थोपता चला जाता। किताबों में आप चुनाव कर सकते हैं। आपको गोविंद मिश्र पसंद नहीं है, उषा प्रियमवदा पसंद है, उनकी चुन सकते हैं। टीवी में आपको ये चुनाव नहीं है, वो तो सब कूड़ा करकट डालेगा आपके।
कहने का मतलब ये है कि पाठकों को अभी और भी इस समय तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ उसे उपलब्ध हो रहा है टीवी पर वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए किताब ज़रूरी है उसके लिए, ताकि वो नई नई चीज़ों से वाकिफ़ हो सके। सारे लोग अपने अंदर ये सोचें कि हम उन चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा दें जो हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे नाती पोतों की पृथ्वी पर जिंदगी बेहतर बनाने वाले हैं। और वो भौतिकता से बेहतर नहीं होने वाली, उनमें कैसे संस्कार, कैसी तमीज़ आएगी, उन्हें क्या, आप कल्पना करिए कि वो दुनिया जिसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे, और क्या वो दुनिया हम बच्चों को देना चाहते हैं अपने नाती पोतों को, कि यहाँ सपाट कंक्रीट जंगल बड़ी इमारतें होंगी। मुझे तो बहुत ही सूनी लगती है वो कॉलोनी जहाँ पेड़ ना हो। तो इन पेड़ों को बचाइए, पेड़ों के प्रति पुस्तकें हैं, पुस्तकों को बचाइए। वो चीजें जो आपके बच्चों को, आपके नाती पोतों को अंदर से संस्कारित करें, उनको बचा के रखिए। नदियां बचाइए, वो देखेंगे आगे कितनी सूनी हो जाएगी दुनिया जहाँ नदियां ना हो। तो वो चीजें जिससे आपके बाद की पीढ़ी में आने वाले लोगों को पृथ्वी सुंदर लगे, अच्छी लगे, वो काम किए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।